हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही प्रेरणात्मक पर्सनालिटी है, जो वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी बनना आज देश में सबसे अधिक मांग वाले और सम्मानित पदों में से एक है। एक आईएएस अधिकारी का जीवन चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरा होता है। हालांकि इस वीडियो में हमने एक आईएएस ऑफिसर के जीवन, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और करियर पथ के बारे में आपको दर्शाने की कोशिश की है, जिसमें आज हमारे साथ हैं देश के प्रभावी और बेहद जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर श्री ज्योति कलश जी, जो आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ अच्छे लेखक, अच्छे सिंगर और एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। समाज से जुड़े हुए हैं, एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं, अच्छे पिता हैं, अच्छे पुत्र हैं और एक अच्छे भाई भी हैं, जो आज के इस दौर में बनना बहुत ही विचित्र सा हो गया है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मानवता, मदद और विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे ज्योति कलश, जिनसे मिलकर मुझे और मेरी टीम को लगा कि हमारे ही परिवार के कोई बड़े हमारे साथ में हैं, जिनके जीवन की गहराइयों, उद्देश्यों और कार्य प्रणाली जानकर आप सबको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। यदि आप अपना करियर एक बेहतर दिशा में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणात्मक साबित होगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिया राणा, माय चैनल प्रेरणा बाय स्पेशल इंडियंस। आज मैं आपके सामने एक महान पर्सनालिटी को लेकर आई हूँ, जो कि ज्योति कलश जी हैं, जो कि पेशे से आईएएस ऑफिसर हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ में। जी सर, नमस्कार। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आपने ये सोचा कि मेरा इंटरव्यू लें, लेकिन संक्षिप्त परिचय यही है हमारा कि मेरा नाम ज्योति कलश हुआ और मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और साथ साथ चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नागालैंड हाउस, नई दिल्ली में। सर, हम जानना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे आपकी एजुकेशन से। आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको और कैसे आपने अपनी एजुकेशन के बाद कैसे आपने सोचा कि मैं एक प्रशासनिक सेवा में जाऊं? ये अब कहानी बहुत पुरानी होगी। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना से हूँ। और प्रारंभिक शिक्षा तो पटना में हुई जी। वहीं से स्कूलिंग किया, कॉलेज किया और कॉलेज करने के बाद सोचा किस क्षेत्र में जाऊं। तो हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सर। हमारी मेकिंग में हमारे दोनों माँ बाप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हुआ करते थे। अब तो नहीं रहे, लेकिन मेरे फादर यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे अंग्रेज़ी के, एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो रिटायर किए। और माँ भी गृह विज्ञान में, होम साइंस की वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, अरविंद महिला कॉलेज पटना में। थोड़ा हमारा जो परिवार का बैकग्राउंड रहा है वो ज़्यादा साहित्यिक रहा है। हमारे चाचा हों या चाची हों या दादा हों, सब साहित्य से जुड़े हुए हैं। और मेरे फादर भी, मेरे पिताजी भी बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार, सैटारिस्ट हुआ करते थे। बहुत अहम भूमिका थी जयप्रकाश आंदोलन में उनकी, और बहुत ही फेमस राइटर थे। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में जी। मेरी माँ भी बहुत अच्छी लेखिका, बहुत अच्छी लेखिका। तो ये तो हमारा बैकग्राउंड है। तो पापा माँ बहुत चाहते थे कि अब सब लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, फादर, मदर, चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, नाना, दादा, सब लोग। तो उनका ये कहना था कि अगला जनरेशन थोड़ा हट के कुछ काम करे। बहुत हुआ शिक्षा जगत में, और कुछ ऐसे जगत में आओ जहाँ पर पब्लिक से जुड़ो, देश की सेवा भी, देश की सेवा करने का मौका मिले, वैसी सेवा लो, वैसी सेवा करो। तो उन लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई सिविल सर्विसेज में आप लोग आए। तो मैं तो हूँ ही, मेरा जुड़वा भाई भी है अमृत कलश, वो भी आईपीएस में है और
अभी हम लोग दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। आप मुझे देख रही हैं, वो अगर यहाँ बैठ जाए तो शायद आप पहचानने में आपको दिक्कत हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हम लोग का चेहरा मिलता है, सब कुछ एक जैसा है। तो हम लोग दोनों भाई सर्विसेज में आए जी, और एकेडमिक्स में ज़रूर जा सकते थे, मेरी दिलचस्पी थी, मेरी खासी दिलचस्पी रही है। लेकिन एक नए वातावरण में आया और चैलेंजेस बहुत मिले। बिल्कुल सर। करीबन 33 साल की नौकरी मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में दी है, और मेरा कार्डर नागालैंड रहा है, जो कि अपने आप में एक चैलेंज रहा है। शुरू में ज्वाइन किया था तो ये लगता था कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कहीं और पोस्टेड था, गुजरात में पोस्टेड था। और जब मुझे IAS में सिलेक्शन हुआ तो बिल्कुल उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ गुजरात और कहाँ उत्तर पूर्व, तो एक लंबी यात्रा थी। मैंने तो पहले मानचित्र में देखा ये नागालैंड है कहाँ पर, मुझे कुछ स्कॉटलैंड और फिनलैंड टाइप की वो जो एक उसकी प्रोनाउंसिएशन है उस टाइप की लग रही थी। हिरोशिमा कोहिमा जैसा लग रहा था सुनने में, कोहिमा वहाँ की राजधानी है नागालैंड की। तो बहुत सारे सवाल थे अंदर, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँ जी, जब मैं नागालैंड में गया तो मेरे विचार पूरे बदल गए। बहुत ही खूबसूरत स्टेट, इतना खूबसूरत स्टेट, आप कोहिमा जाए या मकोकचुंग जाए, बेहतरीन जगह है वहाँ देखने लायक, लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, बहुत आपकी केयर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हम लोग तो एज एन आउटसाइडर जाते हैं, लेकिन इतना मिक्स कर जाते हैं वहाँ पर कि लगता ही नहीं है कि हमारा घर कहीं और है। सच पूछिए तो जब आदमी ऑल इंडिया सर्विस में आता है तो उसका एक दूसरा जन्म होता है। बिल्कुल सर। हमारा पैतृक स्थान तो बिहार में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल्चर अलग हो गया, लैंग्वेज अलग हो गई, एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो जहाँ आदमी सर्विस अगले 30 साल 35 साल दे रहा है, वो तो आपका कर्म स्थान के साथ एक ढंग से आपका दूसरा जन्म स्थान भी है, सब कुछ आप वहीं करते हैं। तो ये जो घबराहट वाली बात थी शुरू में कि मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, ये अब सोच बिल्कुल लोगों को बदल लेनी चाहिए। नागालैंड को एक इंसर्जेंसी अफेक्टेड स्टेट के रूप में देखा जाता रहा है कि वहाँ उग्रवाद थे और वहाँ लॉलेसनेस बहुत थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, नागालैंड आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स में आता है, और जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया की नंबर 1 है। Great. और ये आप अवार्ड जो देख रहे हैं सामने लगा हुआ है, इंडिया कॉन्क्लेव में नागालैंड को दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। सो इससे आपको पता चलेगा कि स्टेट का माहौल कैसा है। बहुत ही बढ़िया वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर अब तो काफ़ी डेवलप कर गया है, कम्युनिकेशन वाइज बहुत अच्छा हो गया है। तो कुल मिला के मेरे को तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला। आप सबों से बहुत हिल मिल के रहते हैं, सब लोग आपको जानते हैं, छोटा सा प्रदेश है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पर ये है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप अननोटिस्ड नहीं होते हैं, तुरंत लोग आपको जान जाते हैं, पूरे स्टेट में लोग आपको जान जाते हैं। एंड फॉर दैट मैटर, अगर सच में बहुत अच्छा काम आपने किया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आपको जानता है, जो कि बड़े बड़े स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। तो ये जो सोच है कि हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं या बड़ा डिफिकल्ट एरिया में जा रहे हैं, ये सोच अब लोगों को बिल्कुल बदल लेना चाहिए। और हमेशा मैं अपने न्यू इंट्रेंट्स जो प्रोबेशनर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि नागालैंड जा रहे हो तो बहुत किस्मत वाले हो, और यही बात सच निकलती है। इसलिए नागालैंड की जो एक इम्प्रेशन है, एक परसेप्शन है कि ये डिफ़िकल्ट स्टेट है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यंग है, वो IAS PCS बनने के लिए आगे आते तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ तक ना ही पहुँच पाते हैं और बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर वो पेशेंस लेवल इतना है ही नहीं। तो उनको कैसे आप एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे उनको गाइड करेंगे? देखिए, एक तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जीवन में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहूँगा कि
आईएससी सबसे बड़ी सर्विस है या पुलिस ही सबसे बड़ी सर्विस है या जो भारत सरकार की नौकरियां हैं वही सबसे बढ़िया है, ये परसेप्शन को मैं हटाना चाहूँगा। बिल्कुल। आज हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं होता, ठीक है आपका ध्येय रहा हो, आप जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से आप नहीं बन पाते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर आप देखिए, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब तो लैटरल एंट्री भी भारत सरकार में हो रही है कि अगर आप सरकार की नज़र में एक अच्छे ऑफिसर के रूप में हैं, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं, तो सरकार एक मौका देती है आपको भारत सरकार ज्वाइन करने के लिए। आप डायरेक्ट एंट्री में आते हैं, लैटरल एंट्री में। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। गुड गुड। इसलिए ये एक आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है कि इफ़ यू आर मिसिंग द बस बट देयर इज अनदर बस वेटिंग फॉर यू। अगर आप में टैलेंट है तो अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके लिए। जी, तो ये सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी नीति है। अच्छे अच्छे लोग को लाने का सरकार में एक मौका मिल रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के थ्रू ही लोग आ रहे हैं। कुछ लोग एट सर्टेन स्टेज, सर्टेन लेवल पर उनकी लैटरल एंट्री हो रही है। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। इसलिए फ्रस्ट्रेशन अब सब डिपेंड करता है आदमी के ऊपर कि आप किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको ज़िंदगी में मौका मिलता है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत किए बिना कुछ हासिल नहीं होता है। और डेस्टिनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके भाग्य में जो कुछ रहता है तो प्रेरणा अंदर आती है, आप उसी डायरेक्शन में काम करते हैं और डेस्टिनी में है तो आप उसको अचीव भी कर लेते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमेशा अपने नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ को देखें, तभी अपनी पॉजिटिविटी आएगी। डिप्रेशन से क्या है, आप अपनी तो तबीयत खराब करते ही हैं, अपने दिमाग को भी खराब करते हैं और उससे अफेक्ट होता है आपका सारा परिवार, आपकी पूरी पर्सनैलिटी अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक अवॉइड कर सके आप अवॉइड करें, अपने को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आज हो सकता है आप किसी एग्जामिनेशन में नहीं पास कर सके, हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर जाएं। बिल्कुल सर। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी फेलियर वो हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड रहे। फेलियर को आप धीरे धीरे रिमूव करें अपने सिस्टम से। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। बिल्कुल सर। बहुत सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में, सबसे बड़ी जो आप फील करते हो कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी थी मेरी लाइफ में। और देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जीत और हार ये एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, चाहे हार जीत या जीत हार। लेकिन अगर कुछ आप एम्बिशन रखे हुए हैं अपनी लाइफ में, कुछ पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं तो आपको वो आंतरिक खुशी मिलती है। आप बहुत खुश होते हैं उस चीज़ को अचीव करके। फॉर एग्जांपल, हमारे पेरेंट्स का ड्रीम था कि मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो उसके लिए मेहनत किया मैंने, मोटिवेशन मिला पेरेंट्स से, एक अच्छी सर्किल को डेवलप किया एंड फाइनली मैंने कंप्लीट किया। तो वो तो मुझे ज़रूर बहुत खुशी दी उस समय, जिस समय मैं 90 में आया सर्विस में। उसके पहले भी मैं डिफरेंट सर्विसेज में था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में था, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में था। लेकिन जो मुझे बनने की तमन्ना थी जी सर, उसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता रहा और फाइनली अचीव किया। तो IAS में आने के बाद जो मुझे खुशी मिली वो तो बेस्ट ही खुशी है। बिल्कुल, उसका कोई पैरेलल नहीं होता है, क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं भगवान ने आपको बना दिया। तो ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, सेंस ऑफ सक्सेस होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो कि आपको बड़ी खुशी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट करने का। आशान इंडिया कार रैली में गुवाहाटी से इंडोनेशिया 9 कंट्रीज़ को कवर करते हुए करीबन 9000 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाया। एंड जब मैं देखता था कि रोड के दोनों साइड लाखों में लोग खड़े हैं आपको बस छूने के लिए, देखने के लिए, ब्लेसिंग्स उनकी जो मिलती थी, बारिश हो रही थी, अब कंबोडिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे सिंगापुर हो, पूरी नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन है वो सारा है।
कंट्रीज, और लोग छाता लगा करके वेट कर रहे हैं हम लोग की कॉन्वॉय की, और 62 गाड़ी की कॉन्वॉय होती थी। और जब हम लोग निकलते थे तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिला वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सेटिस्फैक्शन था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट था जिसमें भगवान ने मुझे मौका दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसको मैंने बहुत एंजॉय किया था। तो ये बड़ा फुलफिलमेंट है। उसी तरह ट्रैकिंग किया करीबन 16,000 फीट पर माउंटेन्स में, हिल्स में, हिमालयन साइड, वो भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आप कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा वो आपकी मेमोरी लेन में रहेगा। तो मैं अपने को समझता हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ऐसी मिली जो ज़्यादातर लोगों के नसीब में नहीं होता है। इससे मैं बड़ा खुश रहता हूँ। जी सर। सर, आपने ड्यूरिंग कोविड भी काफ़ी अच्छा किया है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसमें आपको अवार्ड भी दिया है गवर्नमेंट की साइड से। तो सर, कोविड के दौरान आपने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया हमारी सोसाइटी में, इतना अच्छा लोगों को अवेयर किया, तो उस टाइम पे आपको कोई मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे कोविड है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे, उस टाइम पे आप बाहर आए और आपने काफ़ी कुछ किया सोसाइटी के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। कोविड तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल सर। इंडिविजुअल लेवल पर तो चैलेंज था ही, समाज के लेवल पर चैलेंज था, कंट्री के लेवल पर चैलेंज था, इंटरनेशनल चैलेंज थे। तो हर चैलेंजेस बड़े डिफरेंट टाइप के थे। अब जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड से कोऑर्डिनेट कर रहा था, रिलीफ मटेरियल्स आ रहे थे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो WHO के हों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हों, चाहे एम्बेसीज से आ रहे हों, चाहे इंटरनेशनल NGOs से आ रहे हों, चाहे नेशनल NGOs से आ रहे हैं। तो हर चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना और रिलीफ मटेरियल्स को अपने स्टेट में पहुंचाना, बिल्कुल, एंड इट वाज अ मेजर एक्सरसाइज। नागालैंड हाउस दिल्ली में इट वाज वन ऑफ द नोडल सेंटर्स to coordinate with various state governments and international organizations. नागा कम्युनिटी जो NCR रीजन में रहती है, विच इज़ सब्सटैंशियल, जहाँ हमारे नागा स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है, दे आर ऑल्सो वर्किंग इन मेनी कंपनीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, होटल्स में है। अब उनके पास सामान जाना, सामान भेजना, आप याद करें कोविड फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में जहाँ सड़कें सूनी हो जाती थी, बिल्कुल सर, न कोई आदमी जा सकता था, न आ सकता था, दुकानें बंद थी, और चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे, इतने तरह के चैलेंजेस थे। तो हमारी जो ऑफिस आप देख रही हैं, हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, बड़ा खूबसूरत कॉन्फ्रेंस है, और भी कई रूम्स हैं, उसमें मटीरियल्स को रखा जाता था, ट्रक्स लग जाते थे बाहर, ट्रक से सामान को ऑफलोड किया जाता था। ओके। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग एयरपोर्ट जाते थे, जो हमारे कार्गो प्लेन्स आते थे, तो वहाँ से ऑफलोडिंग होती थी, प्लस अपलोडिंग भी होती थी जब हम लोग मटीरियल्स को भेजते थे। ट्रेन से बच्चों को भेजना, जो ऐसे नागा स्टूडेंट जो अपने घर परिवार वालों के साथ रहना चाहते थे, बिल्कुल कट ऑफ हो गए होते, तो उनकी रिजर्वेशंस को अरेंज करना, उनको भेजना और उनका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें जो थी हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और बहुतों का सहयोग मिला, और हम लोगों ने बहुतों की जान बचाई है। बिल्कुल सर। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं कभी भूलूंगा नहीं, और आज भी मैं करता हूँ उस चीज़ को, मुझे कुत्तों से बड़ा डर था शुरू से। एक बार डॉग बाइट हुआ था, तो उसके बाद से डर सा बैठ गया था। मुझे याद है मैं उस दिन अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव कर रहा था, जा रहा था नोएडा की तरफ, जहाँ मेरा मकान है जी। तो रास्ते में मैंने देखा कुत्तों का झुंड, करीबन 10-12 कुत्ते जो थे सड़क पर यूं ही बैठे हुए थे। देखने ही से लग रहा था कि कई दिनों से वो खाए नहीं, उनको खाना नहीं मिला है। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इनको कौन खाना देता होगा। बिल्कुल सर। अगर मिल गया तो मिल गया,
और नहीं तो भूखे रह गए। और इतनी शिथिलता थी, इतने वो बेचारे कमज़ोर दिख रहे थे बिल्कुल कि उनकी भौंकने की शक्ति भी खत्म थी। मैं सीधा गया मार्केट एरिया में, सी ब्लॉक में, सेक्टर 62 की बात कर रहा हूँ। तो शाम में दुकानें खुल जाती थी जी। तो मैंने बहुत सारे बिस्किट्स खरीदे और कुछ लोफ लिए, ब्रेड्स, उसको मैंने गाड़ी में रखा और फिर गाड़ी घुमा करके जहाँ कुत्ते बैठे हुए थे, ऐसे हर चौराहे पर कुत्ते बैठते थे बिल्कुल, लेकिन मैं उसी स्पॉट पर गया जहाँ पर मैं देखा था इन कुत्तों की जमघट। और मैंने आधी खिड़की खोली होगी डर के मारे कि पता नहीं कौन उछल के अंदर आ जाए, और बस फेंका खिड़की से, जो हाथ में बिस्किट था खोल करके फेंका और कुत्ते लपक गए उसको खाने के लिए। मैंने सोचा कि काफी तो टाइम ये से कितने भूखे हैं कि इनको जहर भी दिया जाए ना तो उसके पीछे भी पड़ जाए खाने के लिए। बिल्कुल ये दैट रियली टच्ड माय हार्ट। मतलब मेरे को अंदर से ना वो झकझोर दिया था। बिल्कुल सर। ये पहला दिन था। सेकंड डे मैं फिर गया, सो आई वाज कैरिंग ऑल दिस स्टफ। फिर मैंने शीशा थोड़ा सा डाउन करके सामान फेंक दिया, कुत्ते आए खाए और फिर मेरी गाड़ी चली गई। ये मेरी एक रूटीन सी हो गई बिटवीन 6 and 7, 6 से 7, क्योंकि हमारी ऑफिस खुली हुई थी वेव 1 and वेव 2 में, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन 6 से 7 ये टाइम मेरा फिक्स हो गया था उस तरफ जाने का, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी हमारे मकान में रहते थे तो उनको देखना जाना था, तो मैं उधर से क्रॉस करता था। बिल्कुल। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई कि देखते हैं दरवाज़ा खोल करके, ये कुत्ते तो बेचारे इतने कमज़ोर हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और मैं सच्चाई से पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया, इस बार शीशा नहीं उतारा, कार का दरवाज़ा मैंने खोला, बाहर निकला और जो भी मेरे पास था ब्रेड्स, लोफ्स और बिस्किट मैंने रख दिया। कुत्ते मुझे नहीं देख रहे, वो खा रहे हैं चुपचाप। मुझे लगा कि कुत्ते मेरे पास आए तक नहीं, भूखे तक नहीं, खा पी के और उसके बाद जहाँ उनको बैठना था वो चले गए। वो मेरी गाड़ी पहचानने लगे थे और उसके बाद से मैं उतर के उनके सामने जाता था, रख देता था, और उनकी आँख में एक ऐसा प्यार मैंने देखा। बिल्कुल सर। मतलब यू कैन सी द लव एंड अफेक्शन फॉर यू। उनके लिए शायद हम देवदूत थे। बिल्कुल सर, वो भी वेट करते थे कि आप आएंगे और उनको फीड देंगे। उनकी आदत हो गई थी। और मेरा दिल आज पेट्स के लिए है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारी सोच में कि मैं किसी जानवर को मतलब असहाय अगर देख लूँ तो मैं ज़रूर सहायता पहुँचाऊँगा। It really changed my heart and the entire attitude towards these pets. तो मैं तो आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हो सके इन बेजुबान जानवरों को अगर आप हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे की तो मदद कर सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन उनको समझना आप पर डिपेंड करता है। उनको समझकर उनकी मदद करें, कोई और मदद करने वाला उनका नहीं होता है। बिल्कुल सर। ड्यूरिंग कोविड लोग अपने तक ही सीमित थे, लेकिन सर ने एक डॉग्स का, पेट का दर्द समझा और उनके लिए काफ़ी कुछ किया। सच में काबिल तारीफ़ है सर, बहुत बढ़िया सर। नहीं, ये करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा काबिल तारीफ़ है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहूँगा। ये आपकी एक एफर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक प्रयास होना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं समाज में जो पेट्स को देख रही हैं, देख रेख करती हैं, लेकिन अगर हर आदमी अगर सेंसिटिव हो जाए इन पेट्स के लिए, बिल्कुल तो ये आपका बड़ा समाज में योगदान होगा उनके लिए। सर, अपनी कोई एक ऐसी खासियत बताइए जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो मैं अपनी तारीफ कैसे करूं, तो लोग को जज करना होता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास है तभी आप मेरे पास आई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, लोग का क्या इंप्रेशन है मेरे ऊपर। अगर आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं आपकी निगाह में योग्य हूँ जीवन के लिए,
तभी आप मेरे पास आई हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसका उत्तर तो आप ही के पास है। सर, अपनी कोई ऐसी हैबिट बताइए जो आप अपने स्टूडेंट्स टाइम से फॉलो करते आ रहे हो और उससे हमारी जो जनरेशन है, जो यूथ हैं, उनको भी उससे मोटिवेशन मिल सके। देखिए, मैं बड़ा इम्पोर्टेंस देता हूँ पंक्चुअलिटी को। जी सर। एंड डिसिप्लिन लाइफ को। पंक्चुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको आंतरिक खुशी देती है। अगर आप, जैसे आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आपने कहा कि मैं 3 बजे आऊँगी। जी सर, बिल्कुल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3 बजे और आप पहुँची 3 बजे। आपका मैसेज भी आया, आप पहुँची भी, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। आप यही चीज़ मुझे मेरे में आप देखेंगे। अगर आप मुझे टाइम दीजिएगा आपके स्टूडियो में आने का, आप घड़ी मिला सकती हैं। अगर मैं आपको टाइम देता हूँ 12 बजे, तो मैं 12 बजे पहुँच जाऊँगा। और अगर किसी वजह से लेट हो रहा हूँ, मान लीजिए कि किसी ट्रैफिक स्नाल में अगर मैं फंस गया, तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूँगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ सही समय पर। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो मैंने टाइम दिया है उस टाइम पर मैं पहुँच जाऊँ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ टाइम का। इसे हम समझते हैं कि यंगस्टर्स इसको फॉलो करें तो उनको बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने बहुतों को सुना है, अमिताभ बच्चन भी अगर सेट पर जाते हैं तो टाइम पर जाते हैं। सबों ने ये कहा है। मेरी कोई पर्सनल मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में जो मैंने सुना है वो समय के बहुत पाबंद है। तो मैं इसको बहुत तवज्जो देता हूँ कि अगर आप समय पर कहीं पहुँचते हैं, समय के अनुसार चलते हैं। और दूसरा, डिसिप्लिन लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ। आज के दौर में क्या है कि आज के दौर में लोग, कोई सिस्टम ही नहीं है, ना सोने का है। हाँ, लोग जो है ना बड़ा अनरेगुलेटेड हो गए हैं। अब रात में आप 12 बजे सो रहे हैं, सवेरे कभी कभी बच्चे जो है ना 1 बजे दिन में उठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे जिनको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए वो स्पोर्ट्स नहीं, गेम्स नहीं खेल रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जंक फूड खाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतना अब सिस्टम में चेंज हो गया है। हमारे समय या आपके समय ये हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि बर्गर खा के हम लोग रात में सो जाएंगे। रात में तो 3 बजे कोई घंटी बजा देगा तो मालूम है कि जोमेटो वाला आ गया घर पे, मैकडोनल्ड वाला आ गया। ये तो हमारी सोच नहीं थी। हमारे पिताजी और माताजी, आपके भी पेरेंट्स हैं, बिल्कुल कभी नहीं आपको ये सिखाया होगा कि 3 बजे कोई किसी को बुला लो, जो डिलीवरी मैन आएगा और उससे तुम खाना मंगवा लो और खा लो। ये तो नहीं होता था। एक सिस्टम बना हुआ था कि भाई ब्रेकफास्ट लेना है, ये तुम्हारा समय है, लंच लेना है, ये तुम्हारा समय है, डिनर है, इतने बजे तुम डिनर खा के रात में सो जाओ। पढ़ाई का एक समय हुआ करता था कि हाँ इस समय तुम पढ़ो। आज का बच्चा जो है बहुत बदल गया है, उसकी टेस्ट बहुत डिफरेंट हो गई है और इतना जनरेशन गैप हो गया है कि हमारी सोच और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सर। तो खान पान बदल गया है, ड्रेसेस बदल गए हैं, सोचने का तरीका बदल गया है, रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। ये बहुत दुखद बात है। तो ये सब चीज़ों को फिर लाने की ज़रूरत है कि हम अगर कैसे फिर हम वापस कर लाएं उन बच्चों को उनके पुराने सिस्टम में। ठीक है, हर सिस्टम के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अगर हम दोनों सिस्टम को जेल करें, जो बेस्ट है दोनों सिस्टम के, उसको लेकर के आगे बढ़े, तो उसमें बच्चों का भी विकास अच्छी तरह होगा, वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे और समाज ओवरऑल विकसित होगा, अच्छा होगा। और ये हम आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज के बच्चों को इस पॉइंट पर जरूर शिक्षा देनी चाहिए। एक तो पंक्चुअलिटी, दूसरा कोई भी इंटरेस्ट आपकी किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो या एक्टिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो या एकेडमिक्स में हो, आप उस क्षेत्र में जाएं। पेरेंट्स का ये दायित्व बनता है कि बच्चे के टैलेंट्स को समझ लें कि मेरा बच्चा जो है इस लाइन में जाने के लिए काबिलियत रखता है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर क्षेत्र में आप शाइन कर सकते हो। आपको पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिल सकता है। बिल्कुल। आप लेकिन एक टफ कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। इस कंपटीशन में आपको एक्सेल करना है। ये नहीं है कि आप ही सब कुछ हैं।
आपके जैसे 1000 बच्चे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन आप क्राउड से कम्पीट कर रहे हैं, और क्राउड से कम्पीट करने का मतलब है यू शुड बी द बेस्ट। बिल्कुल सर। और बेस्ट तभी होता है जब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक अच्छे आदमी के व्यक्तित्व बनने में। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर सोशल मीडिया का आज के टाइम में क्या रोल है कि मतलब बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और मतलब कितना मतलब वो बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए और कितना उसका साइड इफ़ेक्ट है? सोशल मीडिया के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। आप सोशल मीडिया को अगर पॉजिटिव तरीके से लेती हैं, जहाँ पर आप पूरी दुनिया आपके आज इस मोबाइल फ़ोन पर है। बिल्कुल। गूगल कीजिए, हर चीज़ को पाइए। ये छोटा सा सेट, हैंड सेट आपकी पूरी दुनिया को जेब में रखे हुए हैं, आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव पार्ट है सोशल मीडिया का, कनेक्ट होने का। इस मोबाइल से आप कनेक्ट हो रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। कोई भाषा सीखना चाहते हैं, इस सेट से आप सीख सकते हैं। गूगल में चाहिए, उस लैंग्वेज को क्लिक कीजिए, आप बेसिक लर्निंग आप सीख सकते हैं। आज के डेट में आप जापान भी जाते हैं कहीं, आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है कोई साइन बोर्ड पढ़ने में, आप टाइप कर लेते हैं और उसकी ट्रांसलेशन आप देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ तो एक मतलब बिल्कुल नहीं थी। जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से इंटरनेट आया है, इंट्रानेट आया है, जब से मोबाइल आपके हाथों में आया है, तो पूरी दुनिया बदल गई है। तो ये तो इसका पॉजिटिव पार्ट है। बट जो नेगेटिव पार्ट है, अब जैसे समाज में दंगा हो जाता है, तो दंगा के समय आप हमेशा देखते होंगे कि इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया जाता है एहतियात के तौर पे, क्योंकि इसका मिसयूज़ होने लगता है। इस मोबाइल से आप मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, और किस तरह का वो मैसेज बना के भेज रहे हैं, वो कितना भड़का रहा है उसमें, कितना भड़का रहा है, उसका ओरिजिनेटर कौन है, ये सारी चीज़ साइबर क्राइम से रिलेटेड है। बिल्कुल सर। तो ये जो साइबर क्राइम मोबाइल के थ्रू हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है, उससे बचें। इसका पॉजिटिव रोल क्या है, इसको हम कैसे समाज निर्माण में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कैसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप ऐसे साइट्स पर जा रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है, जिससे आपकी बदनामी हो रही है। तो उसको अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लें। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जैसे हमारी आप इंटरव्यू ले रही हैं, इसको आप सोशल मीडिया पर आप अपलोड करके अगर आप सर्कुलेट करती हैं और कुछ अच्छी बात निकलती है हमारे आपकी वार्तालाप से, तो लोग उससे कुछ सीखेंगे, उनको एक दिशा मिलेगी। लेकिन अगर वही उसका नेगेटिव चीज़ है कि अगर मैं ऐसा भड़काऊ भाषण जिसमें देती हूँ, तो कितना डैमेज कर जाएगा सोसाइटी को। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स को वैसे यूज़ करना चाहिए जिससे समाज को फायदा हो, जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे हम हेट स्पीच ना दे सके, जिससे हम जिसको कहते हैं ना कि वायलेंस को बढ़ावा देना अपने स्पीच से, इस तरह की चीज़ों हरकत से, ये ठीक नहीं होता है। सर मैंने देखा है पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और वो कई घंटे उसमें लगे रहते हैं मोबाइल में, उन खाना भी वो मोबाइल में लगे ही खाते हैं। तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल पर चिपके हुए हैं, न खाते हैं, न सही टाइम पर सोते हैं, और दिन भर वो सर्फ करते रहते हैं, बहुत सारे साइट्स देखते रहते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदायक है। उनकी हेल्थ के लिए भी बड़ा नुकसानदायक है, आई साइट वीक हो रही है। बिल्कुल हेल्थ हैज़र्ड है। हेल्थ हैज़र्ड से कई लोगों की आंखें की रोशनी ख़राब हुई है, कान में कम सुनाई पड़ने लगा है, और स्किन डिजीज़ भी हुई है। ब्रेन को बड़ा असर करता है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आप मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो इसमें तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स कैसे कंट्रोल करता है अपने बच्चों को, मोबाइल कितने आवर्स तक वो देता है, कितनी छूट देता है, ये सब कुछ पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। सारे इल्ज़ाम हम बच्चे पर नहीं लगाएंगे। बच्चे तो जो देखते हैं वो सीखते हैं। बिल्कुल सर। पेरेंट्स भी तो लगे हुए हैं मोबाइल पर, वही तो बच्चा देख रहा है।
तो पहले तो आप मॉडल बनिए अपने बच्चों के लिए। अगर आप अच्छे मॉडल बन करके बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चा वही सीखता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेंट आईज होती है। आप क्या कर रही हैं, संबंध आपके परिवारजनों के साथ कैसे हैं, वो सब वॉच कर रहा है, और उसकी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इवन नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी आ जाता है। अगर पेरेंट्स बहुत स्माइलिंग है, बहुत केयरिंग है अपने बच्चों के लिए, आप देखिएगा बच्चों का डेवलपमेंट बड़ा अच्छा होता है। इसलिए घर का इन्वायरमेंट का बहुत असर होता है बच्चों के ऊपर। एक ब्रोकन फैमिली जो होती है, कुछ बच्चे ज़रूर अच्छा कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए घर के इन्वायरमेंट को पहले ठीक करें। क्योंकि हेल्थ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे कैसे फिट रह सकते हैं? मैंने कहा, इसका जवाब दिया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एकेडमिक्स अपनी जगह है, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स, किसी भी गेम में रुचि रखना, खेलना, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, कुछ भी हो जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, आप ज़रूर खेलिए। 1 घंटा समय निकालिए, 2 घंटा समय निकालिए, अपने टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ताकि आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखें। एकेडमिक्स में इंटरेस्ट तो आपको रखना ही है, क्योंकि वही आपको आगे ले जाता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर स्पोर्ट्स में आप जाइए उस डायरेक्शन। आज सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है? एक से एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, दे आर सेलिब्रिटीज़ एंड दे आर बिग रोल मॉडल फॉर अदर्स। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनकी प्रतिभा स्पोर्ट्स में है, वे बच्चे ज़रूर स्पोर्ट्स में जाए। अभी कुछ दिन पहले आप देखें, चेस चैंपियन इंडिया का जो तमिलनाडु का है, कितने कम एज में कितना नाम कमाया वो। इसलिए बच्चों का टैलेंट्स पेरेंट्स को पहले देखना है कि उसका बच्चा कहाँ, उसका फैकल्टी, उसका दिमाग कहाँ पर विकसित है, उसको उसी डायरेक्शन में लेता हूँ। कुछ बच्चे अब कितने टीवी पर प्रोग्राम्स चलते हैं गाने के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे की आवाज़, मतलब बिलीव नहीं होता है कि इतना छोटा बच्चा इतना सुंदर गा सकता है। एक से एक गाना, एक से एक एक्टिंग, एंड दे आर गॉड गिफ्टेड। तो ये गॉड गिफ्ट को तो आपको ही निकालना है एज ए पेरेंट्स और एज ए काउंसलर। ये आपकी आँख, आपकी परख है, तो उस बच्चे को समझ लेते हैं। हर बच्चा टैलेंटेड है, ज़रूरत है पेरेंट्स को उन्हें पहचानने की, उनको आगे बढ़ाने की। बिल्कुल। चलिए सर, एक बार फिर हम एजुकेशन पे आते हैं। सर, कुछ लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, इसमें जो बच्चे जाते हैं सिर्फ वही सक्सेस होंगे, या उनका ही, या वही कंपटीशन जीतेंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्योंकि हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सच्चाई तो ज़रूर है। जो रिच क्लास है हमारे समाज का, वो तो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। बच्चे को अच्छी तालीम दे सकता है, अच्छा एजुकेशन, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। हमने तो कभी बोर्डिंग स्कूल कभी देखा ही नहीं, हमेशा म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल से पढ़ाई की। उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं हम लोग के ज़माने के, सब ऐसे ही दौर से गुजरे हुए हैं। आज के डेट में एजुकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को सल्यूट करता हूँ जिनके बच्चे बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट गए, बिना अच्छे स्कूल में पढ़े हुए, वो भी सिविल सर्वेंट्स बने हैं। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं हैं, कई हैं, हर साल बनते हैं। रिक्शा वाले का बच्चा जिसकी हैसियत कम है समाज की दृष्टि से, उनके बच्चे भी बहुत आगे निकले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि रिच क्लास के बच्चे ही आगे होते हैं और बहुत अच्छा करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। आखिर इतने बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कभी बहुत अच्छा हुआ करता था, बीच में एकेडमिक सेशंस खराब हो गए, उसके कई कारण थे, लेकिन फिर वो वापस पटरी पर आए और बिहार एक बीमारू स्टेट के रूप में देखा जाता रहा है।
लेकिन वहाँ के बच्चे कंपटीशन में बहुत अच्छा करते रहे। उसकी वजह कुछ और थी। उसकी वजह थी कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में आके पढ़ने लगे। जब वहाँ के एकेडमिक्स कोलैप्स कर गई तो वो यहाँ पर आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आते थे, पढ़ते थे, मेहनत करते थे। और एक चीज़ उनके दिमाग में ज़रूर चलता था कि माँ बाप जो है बड़े मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और जब मुझे भेजे हैं दिल्ली तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ बन कर दिखा दूँ। तो ये चीज़ जो उनके दिमाग में बैठी रहती थी वो उन्हें आगे बढ़ाई, और यही वजह है कि बहुत लोग कम्पीट किए। अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो हमारे मामा का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था पटना ही में, तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड किया था। मेरा ब्रदर भी अटेंड किया था, हम लोग फिर कम्पीट भी किए। लेकिन उतनी हैसियत नहीं थी कि पैसा इतना खर्च करते कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो वो बहुत बुरा लगता था कि माँ बाप का पैसा इतना जा रहा है, क्यों नहीं खुद ही मेहनत करके आगे बढ़े। बिल्कुल, ये घर चलाने के लिए पैसा है, हम पर फेंकने के लिए पैसा नहीं है। तो ये तो हर परिवार का एक वातावरण होता है, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आप कितने सेंसिटिव हैं किसी चीज़ से। और पेरेंट्स को भी आप देखते हैं कि बेचारे इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से चलते हैं। बहुत बच्चे जो हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं कि पेरेंट्स का कमाया हुआ पैसा वो कुछ नहीं समझते हैं, उड़ाते हैं। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं। सही बात। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरा बच्चा टॉप करे, बट ऐसा होता नहीं है। सभी बच्चे टॉप नहीं करते, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ एवरेज से नीचे भी होते हैं। तो सर, क्या वो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए? दो बातें। अगर किसी भी पेरेंट्स का बच्चा उनकी नज़र में बिलो एवरेज है या एवरेज है, तो फिर वही बात हो गई ना कि किसी चीज़ को थोपना कि तुम्हें ये बनना ही है, ये करना ही है, ये प्रेशर मत डालें। उसके टैलेंट्स को समझ लें कि अब होता है ना कि कुछ चीज़ें, हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है कि मतलब जो टॉपर है उसको ही वो चांस देते हैं, जो एवरेज बच्चा है उसके लिए भी कुछ उनको निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, भी मौके देने चाहिए। ये तो मैं थोड़ा डिफर करूँगा इस पॉइंट से। टॉपर ही बच्चे को केवल चांस मिले ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो कि बहुत एवरेज सर्विस में गए हैं, बहुत एवरेज नौकरी में गए हैं, और बहुत एवरेज बच्चे जो हैं अपने बलबूते पर मेहनत करके वो लंबी सीढ़ी चढ़े, अच्छे अच्छे पोजीशंस पर गए हैं। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि केवल टॉपर्स ही जो हैं वो ग्रैब कर लेते हैं पोजीशंस को। उनकी संभावना ज़रूर ज़्यादा रहती है क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एवरेज बच्चे बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मैंने बहुतों का केस देखा है, एवरेज रहा है एकेडमिक्स में, पर किसी स्टेज पर आकर उसके एकेडमिक्स इतनी इम्प्रूव कर गई है कि वो हर चीज़ वो हासिल किया। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। और कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बचपन में बहुत ब्राइट रहा, लेकिन बाद में एकदम से वो नीचे रह गया। सो सर, आप हमारी सोसाइटी को एज ए पेरेंट्स और एज ए सन क्या मैसेज देना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स को बराबर की निगाह से बच्चों को देखना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन पांचों उंगलियां आपके हाथी का पार्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सबको बराबर वेटेज देते हो तो क्या होगा कि कमज़ोर बच्चे को भी एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का, उसको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। इंटेलिजेंट बच्चा तो ज़रूर अच्छा करेगा, लेकिन जो आपके घर में सबसे कमज़ोर है उसको आप अगर आगे बढ़ाते हो, प्रोत्साहित करते हो। उसको कहा भी जाता है फैमिली में कि देख तेरा बड़ा भाई है, तेरी बड़ी बहन इतना अच्छा कर रही है, तो कुछ भी नहीं है। उसको इस तरह कभी आप डिप्रेस मत करो। क्या है, अगर आप ये बात बोलोगे तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। बिल्कुल। उसको तो ये कहना है कि बेटा देखो तुम भी आगे बढ़ सकते हो, थोड़ी मेहनत करो। बिल्कुल।
उसको आप जितना आप इनकरेज करोगे ना, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लाइए। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल अगर नीचे गिरी हुई है, उसको ऊपर उठाने की आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल। और आप अगर उसको डिप्रेस करोगे ना, तो बेचारे की कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पर है और वो नीचे चला जाएगा। इसलिए आपकी तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, हर पेरेंट्स की ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इंटेलिजेंट बच्चा है आपके घर में, आप बड़े किस्मत वाले हैं, लेकिन दूसरा बच्चा, उसको आपको उस लेवल पर लाना है। उसको आप ऐसे इनकरेज करें कि उसके सामने भाई को एक रोल मॉडल दिखा दें कि देखो तुम्हारा भाई देखो कितना अच्छा कर रहा है, बेटा तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। यू मस्ट गो इन दैट डायरेक्शन। कमज़ोर को कमज़ोरी उसकी मत दिखाओ, कमज़ोर में उसकी स्ट्रेंथ दिखाओ कि तुम ये करोगे तो तुम इससे भी आगे निकल जाओगे। तो ये इनकरेजमेंट जो है उस बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एज ए सन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एज ए सन तो मैंने यही देखा है कि मेरे पेरेंट्स भी हमेशा कहते थे कि बेटा देखो ऐसा बनना है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, ऐसा बनना। परिवार में कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। बिल्कुल। हमारे मामा लोग हैं, उम्र में करीबन 5 से 10 साल का फ़र्क है, लेकिन तुम्हें ऐसा बनना है। तो ये चीज़ जो अगर आपके दिमाग में आपके पेरेंट्स डालते हैं तो वो मोटिवेशन का काम करता है। सिमिलरली हम अपने बच्चे में, मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा रोल मॉडल है, तुम ऐसा बन करके दिखाओ और उसको तुम इंसेंटिव फॉर्म में दो कि अगर तुम बन जाओगे तो तुम्हें हम ये देंगे, एक इंसेंटिव देंगे और देखिए उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मैंने तुमको कहा ना आज कि अपने मामा की तरह बनो। बिल्कुल। जिस दिन बन करके दिखाओगे, तुम जो बोलोगे, जो मेरे लिमिट में है, वो सब मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। और वो इतना बड़ा इनकरेजमेंट होता है उस बच्चे के लिए, उसी दिन से वो मेहनत करने लगता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। तो एज ए सन तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी किसी का बेटा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया था, मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ। और आज के डेट में मेरे दोनों बच्चे वेल सेटल्ड हैं, इसलिए सब ठीक है भगवान की दया से। बहुत अच्छे सर। फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि आज के टाइम में फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिजिकल फिटनेस से एक तो आदमी जो है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज के ज़माने में जो आदमी रिटायर हो रहा है, दिखता ही नहीं है कि वो रिटायर हो रहा है। मतलब फिजिकल फिटनेस में मैंने ऐसे ऑफिसर्स को देखे हैं जो 2-3 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनकी फिजिकल फिटनेस मैच करेगी मिडिल मैनेजमेंट लेवल के ऑफिसर्स हैं। इतने फिजिकली फिट है। क्या है आज के डेट में आपके इतने सारे जिम खुले हुए हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं सोसाइटी में जिम रहता है। तो अगर आप ये दिमाग में बिठा लें कि मुझे जिम करना है, मुझे 1 घंटा जिम को देना है, चाहे मॉर्निंग हो चाहे शाम का वक्त हो, तो वो आपके फिजिकल फिटनेस में उसकी रोल, उसकी भूमिका बहुत अहम होती है और आपकी वो लाइफ का पार्ट बन जाता है। अब लोग कहते हैं ना 60 साल में सरकारी ऑफिसर जो है रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे फिजिकली फिट है जो अपनी सेकेंड इनिंग्स भी उतने ही विगर से और उतनी ही ऊर्जा से वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे युवा जो हैं ओवर एक्सरसाइज करके कई जान गंवा गए। बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे केसेस कोविड के बाद मैंने सुना है, जिम करते हुए ट्रेडमिल पर गिर गए और कितने लोग चले गए। तो कभी ओवरडू नहीं करना चाहिए। आप उतना ही एक्सरसाइज करो जितनी बॉडी आपको अलाउ करती है। हर बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, नीड्स अलग है। अब मैं कंपेयर करूँ, जैसे मान लो मैं क्रिकेट खेलूँ तो मैं बोलूँ कि आज ही से मैं सचिन तेंदुलकर की तरह 16 घंटा प्रैक्टिस करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। कुछ लोग जिम में 4-5 घंटा लगाते हैं, उससे मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता हूँ, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग है। बिल्कुल। वो अपनी बॉडी बना रहा है, उसकी कुछ पर्पस है।
मैं उससे नहीं कम्पीट करूँगा, मैं इंडिविजुअली अपने को देखूंगा कि मैं अपने को फिजिकली फिट कैसे रखूं, कि मेरे हाथ पांव सही सलामत चलते रहें, मोटापा नहीं चढ़े और एक फ्रेश माइंड, एक अच्छी पर्सनालिटी दिखे। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। ये नहीं है कि मैं ब्रूस ली बन जाऊं, वो मैं नहीं चाहूँगा। आप म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ रखते हैं, सो मैंने पढ़ा भी है आपके बारे में कि आपने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए भी हैं। तो सर, आप कोई भी एक सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, म्यूज़िक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रुझान है, इंटरेस्ट है। बिल्कुल सर। और मैं स्ट्रेस को अगर डिस्ट्रेस करना चाहता हूँ तो म्यूज़िक से अच्छा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल। एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए तो सारे आपके स्ट्रेस गायब हो जाते हैं। और हमेशा मैं कई जगह कहा भी कि म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। ये उसकी म्यूज़िक आपके बॉडी में आ जाती है, रिदम आ जाती है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, म्यूज़िक पर आप थिरकने लगते हैं। बिल्कुल। उसके शब्द आप नहीं समझते हैं कोई अफ्रीकन कंट्री म्यूज़िक की, लेकिन उसकी म्यूज़िक पार्ट को आप इंजॉय करते हैं, रिलीज करते हैं। बिल्कुल। भोजपुरी में भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं, मैथिली में बहुत प्यारे गाने हैं। आप बहुत सारे गाने तो मैंने सुना है साउथ के, तमिल एक शब्द समझ नहीं पाते हैं, कन्नड़ नहीं समझ पाते, मलयालम नहीं समझ पाते, लेकिन जब उसकी म्यूज़िक सुनते हैं, जब उसकी बोल सुनते हैं, मतलब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन वो दिमाग में गूंजने लगता है। तो म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। इसके लैंग्वेज नहीं होती है, लेकिन वो सुनने की कला आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और सुनने की कला भी होनी चाहिए। वो आर्ट ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस सिचुएशन में कौन सी म्यूज़िक आप पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उसी को बजाते हैं। अब आप टेंस्ड हैं और एकदम आप धमाकेदार कोई म्यूज़िक बजाते हैं तो शायद वो आपको बहुत डिस्ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन कोई सूदिंग म्यूज़िक अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप उसको प्ले करते हैं तो रियली इट ब्रिंग्स योर टेंशन डाउन। आप उसको एंजॉय करते हैं। गज़ल हो, चाहे एक अच्छा खासा सूदिंग सॉन्ग आप सुन लें, मोटिवेशनल तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, एक सूदिंग सॉन्ग सुन लें, सॉफ्ट सॉन्ग सुन लें, तो वो एक अच्छा हीलर का काम करता है। वो सारे आपके स्ट्रेस को गायब कर देगा। तो मैं तो इंजॉय करता हूँ, म्यूज़िक को बहुत इंजॉय करता हूँ। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, कोई बहुत बड़ा सिंगर तो हूँ नहीं। और मैंने कई गाने भी लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, भोजपुरी में भी लिखे हैं, कंपोज भी किए हैं। और जो भी आपका फेवरेट हो सर, भोजपुरी में, हिंदी में। हिंदी ही का सुना देते हैं, बस 4 लाइन सुनाता हूँ। दिल हूम हूम करे, घबराए, घन धम धम करे, गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरे अखियों से बरसाए। दिल हूम करे, घबराए। बहुत अच्छे सर, बहुत मीठापन है आपकी आवाज़ में और बहुत ही सुंदर गाया आपने सर, बहुत अच्छे सर। लास्ट मैसेज हम आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि वो कैसे एक अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से? मेरा तो संदेश यही है कि ज़िंदगी ना मिले दोबारा। मैंने जन्म के पहले की ज़िंदगी नहीं देखी और न मरने के बाद देखूँगा। मैं प्रेजेंट में विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छी सर। और प्रेजेंट में अगर आप समाज के लिए कुछ योगदान कर दें, योगदान से मैं ये मीन करता हूँ कुछ ऐसी कंट्रीब्यूशन करें, आप एप्रिसिएशन के पीछे न भागे, आप प्रेज के पीछे न भागे। आपका दिल जो कहता है कि आप अगर कुछ समाज सेवा कर सकते हैं, बूढ़े लाचार
किसी बेटी की शादी कराना, अगर ऐसे में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ उनकी मदद कर देते हैं, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, भगवान ने अगर आपको कोई पद दिया है, किसी पद से आप किसी की मदद कर देते हैं, बिल्कुल आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन सामने वाले का बहुत कुछ बन जाता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, सब लोग को ये कहना चाहूँगा कि भगवान ने एक मौका दिया है इंसान के रूप में आने का, तो इंसानियत की बदौलत आप एक इंसान की मदद करते हैं। और साथ साथ मैंने कहा था जानवरों को नज़रअंदाज न करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सोसाइटी के अभिन्न अंग हैं, उनके ऊपर ज़रूर निगाह रखेंगे। दूसरी बात, यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा रेगुलेटेड लाइफ लीड करो, डिसिप्लिन लाइफ लीड करो, जहाँ तक हो सके अपने रूटीन को फॉलो करो, एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करो और मदद करो। अपने माँ बाप को कभी तिरस्कार मत करना। आज जो कुछ भी हो अपने माँ बाप की वजह से हो। उन बेचारे बूढ़े जब हो जाते हैं तो उनको आप अलग कर देते हो। बहुत ऐसे फैमिलीज में देखे हैं, ऐसा कभी मत करना। आज जो कुछ भी हम हैं उनकी बदौलत है, हमारा आना ही इस दुनिया में उनकी बदौलत है। जब हम छोटे थे, बीमार रहते थे, तो वो अपने कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते थे, और आज हम बूढ़े हो गए तो क्या मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे, त्याग देंगे? उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बाप, हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चों को भी अपने हर माँ बाप को प्यार करना चाहिए। उनका बुढ़ापा उनका बोझ नहीं बनना चाहिए, जबकि वो बुढ़ापे की लाठी बनकर ही रहे, सहारा दें। यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे विचार हैं सर आपके। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।